हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम बांट करके किसी को बुलावें। न हमारे पास 2-5 किलो वाला राशन का थैला है, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास पुलिस तंत्र है, न हमारे पास कोई एसडीएम अधिकारी हैं कि जिन लोगों को कर करके और हम जबरिया लोगों को इकट्ठा करें और साइकिल चलवा दें। हमारे लिए जो लोग साइकिल चला रहे थे वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में आस्था रखने वाले थे और इस सरकार के विरोधी लोग थे, सरकार बदलने वाले लोग थे। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है। 2022 का चुनाव कुछ महीने शेष रह गए हैं। एक बार फिर जनता उत्तर प्रदेश के भविष्य का फैसला करेगी। चुनाव होंगे, उसमें जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस बार किसे सत्तासीन करती है, इस बार किसे सत्ता की गद्दी पे बिठाती है, ये बेहद दिलचस्प प्रश्न है। बहरहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के क्षेत्र के कद्दावर नेता अखिलेश यादव जी हैं, मौजूद हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं आप। तो आपसे हम लोग आज बातचीत करेंगे अग्नि परीक्षा के इस खास कार्यक्रम में कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका पालन कर, जिसका अनुसरण कर इस बार समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आएगी। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 22 को लेकर के क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति तैयार की है आप लोगों ने, जिसकी वजह से 17 में तो मामला खराब हो गया, 22 में आएंगे? देखिए, आज के लगभग 4.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बहुत कुछ वादा किया था और इन 4.5 सालों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का नाम लेना बंद कर दिया है और लगातार जन विरोधी काम कर रही है। इन्होंने जो 15 लाख रुपया देने को कहा था, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था, विकास की बातें की थी, रोजगार की बातें की थी और सारी की सारी चीज़ें उसके उलट हो रही हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में बेईमानी की जा रही है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और सारी सरकारी नौकरियां बंद हैं और कहीं न कहीं पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से परेशान है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी जी, उनकी ज़ुबान इतनी ख़राब है कि वो हमेशा घमंड में चूर रहते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को नागवार लगती है। हमें लगता है कि उनके अहंकारी स्वभाव से चीड़ करके नौकरशाही भी अब जनता के हक में काम नहीं कर रही है बल्कि समय काट रही है और सारे लोगों को 2022 का इंतज़ार है कि कब 2022 का चुनाव आएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर शांति का माहौल होगा, सौहार्द का माहौल होगा, रोज़गार मिलेंगे, काम मिलेंगे, सारी चीज़ें सुविधाजनक रहेंगी। और इसके साथ ही साथ हम समाजवादी लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो आज के 4.5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो सुविधाएं समाजवादी सरकार ने लोगों को दी थी, कन्या विद्या धन की योजनाएं थीं, 108 हमारी है, 102 है, 100 नंबर डायल करके 1090 है और तमाम ऐसी चीज़ें दी गई थी जो जनता के हक में काम हो रहा था। लेकिन सरकार बनने के बाद धीरे धीरे योगी ने सबको चौपट कर दिया, सबका नाम बदलने का काम किया, कोई भी विकास का एक काम नहीं किया। समाजवादी सरकार के ज़माने में बनाए गए विकास के कार्यों का फीता सिर्फ काटते रहे और दूसरी तरफ लगातार अत्याचार बढ़ते रहे। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस का अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, कानून व्यवस्था नाम की पूरे प्रदेश के अंदर कोई चीज़ नहीं रह गई है और विकास जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। तो हम जब कंपैरिजन करके लोगों से बात करते हैं, एक तरफ समाजवादी सरकार की, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो अखिलेश यादव जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए और लोगों ने 2022 में इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। अब आपने पूरा बोल लिया, अपने विकास कार्यों को गिना लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हाल ही में 5-5 किलो राशन मिला है जनता को, जनता खुशी में नाच रही है और सामूहिक वैवाहिक योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाया था और तमाम योजनाएं जिससे जनता लाभान्वित हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे नहीं हुआ? देखिए, गुंडे मवालियों की जो शांति की व्यवस्था आपने बात कही, गुंडे मवालियों को सरकार ने उनकी इतिश्री कर दी, जो जिस लायक था उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। प्रदेश में शांति है लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या शांति है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के राशन देने का सवाल था, कोरोना महामारी के नाम पर जिस तरीके से लोगों के रोजगार छीने गए, कारोबार बंद हो गए
और मजबूरन कई कई 100 किलोमीटर पैदल यात्राएं करके जनता अपने घरों को लौटी है। अब आप बता दीजिए 5 किलो राशन में किसी का काम चलने वाला है? और 25 किलो के थैला में मोदी जी की फ़ोटो लगा करके 5 किलो राशन बांटने का काम कर रहे हैं, 10 थैला भेज रहे हैं। और जितने भी उनकी सस्ते गल्ले की दुकानदार हैं उनसे कहना कि 100 थैला आप बांटो। तो वो इस तरीके से उनकी योजना फेल है और कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। जनता को जो चीज़ें चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं। हमारे स्कूल खुलना चाहिए, हमको रोज़गार मिलना चाहिए, हमारे कारोबार बढ़ना चाहिए, विकास के काम होना चाहिए। ये काम तो योगी जी कर नहीं रहे हैं। सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पर पूरी स्कूल हमारे खुलना चाहिए। अभी कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई, भयावह स्थिति थी और तीसरी का अंदेशा जताया जा रहा है। पहले ही ICMR ने कहा कि बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है, तमाम WHO ने कहा कि बच्चों को खतरा हो सकता है। अगर योगी बाबा स्कूल खोल देते हैं और वहाँ कोई इस तरह की कैजुअलिटी, भगवान न करे, ईश्वर न करे, दोबारा हो हमारे देश में, अगर हो गया तब तो फिर आप लोग ढोल पीटते रहेंगे, मरवा दिया बच्चों को। सरकार को इसकी व्यवस्था भी तो करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को बच्चों में मास्क बंटवाना चाहिए और जो उनकी योजनाएं हैं पढ़ने की उसको लागू करना चाहिए। योगी जी सरकारी ठेका दारू की दुकान तो खुल रही है लेकिन स्कूल बंद चल रहे हैं, तो आखिरकार बच्चों का भविष्य भी तो चौपट हो रहा है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल तो 2 साल से बंद चल रहे हैं, लेकिन अभिभावक से और बच्चों से ज़बरदस्ती उनकी फीसें वसूली जा रही हैं। तो इसको भी तो सरकार को देखना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब सब कुछ खुल रहा है तो विद्यालयों को भी तो खोला जाना चाहिए। सुरक्षा के सारे इंतजाम करके, तो बीमारी से निपटने के सारा इंतजाम करके ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। विद्यालयों को खोलना चाहिए, वरना अगर लगातार बच्चे घरों में बैठे रहेंगे तो उनके पढ़ने पढ़ाने की आदतें भूल जाएंगे, तो नुकसान तो हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। इसकी भी चिंता योगी जी को करनी चाहिए। और जहाँ तक योगी जी की ये सरकार है और कोरोना के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ, जनता के साथ बदसलूकियाँ की गई जगह जगह, तो इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरी सरकार जो चल रही है योगी जी की, लगातार अत्याचार अनाचार में मशगूल है और आने वाले 2022 में जनता इसको रहने नहीं देगी, जनता कतई नहीं रहने देगी। अब आते हैं उस जगह पे जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, आपके ज़िले से आते हैं। आपने दलित उत्पीड़न की बात की, आजमगढ़ में भी कई ऐसे केसेस देखे गए। अभी 2-3 दिन पहले लोग आए थे SP ऑफिस पे, लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। कई दिन हो गए, महीनों गुजर गए। गंभीरपुर क्षेत्र में एक पट्टों से बांध करके खंबे में पिटाई करने का आरोप लगा है पुलिस वालों पर। और साथ ही गोधौरा की घटना को हम ले लें, पलिया की घटना को ले लें, तो इसे किस तरह से देखते हैं? दलित उत्पीड़न की जो बात होती है, और आप भी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप लोगों ने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह सरकार, हम ये कहते हैं कि सरकार जब सांप्रदायिक सरकारी व्यक्ति या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जब सांप्रदायिक विचारधारा का रहेगा, जब तानाशाह विचारधारा का रहेगा और जाति विशेष से उसको नफरत रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि घटनाएं बढ़ेंगी। और इस समय आजमगढ़ जनपद में जो आपने पलिया का नाम लिया है, जिस तरह से पलिया में एक पासी परिवार के लोगों को पुलिस ने घर में घुस करके मारा पीटा, उनके खाने पीने रहने के सारे सामानों को तोड़ डाला, कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसको पुलिस ने छोड़ा हो, सब कुछ उनका बर्बाद और तबाह कर दिया। इतना बड़ा अत्याचार पुलिस को नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी आवाज़ें उठाने का अधिकार है। जहाँ तक गोधौरा का सवाल है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजमगढ़ जिला पंचायत का एक सदस्य क्षेत्र है गोधौरा, जहाँ पिछले दिनों चुनाव हुआ था और काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग 2 तारीख की रात में वहाँ से एक उम्मीदवार था, दलित नौजवान, जिसका नाम कन्हैया कुमार था। उसको अपने जोड़ घटाना के हिसाब से और जो टेबल पर अधिकारी बैठे थे, वो चुनाव जीत रहा था। सुबह 3 तारीख को जब वो सर्टिफिकेट के लिए, प्रमाण पत्र के लिए पहुंचा है, तो उसको हारा हुआ दिखा दिया गया था, जिसको लेकर के उसने रिकाउंटिंग की मांग किया। और दोबारा मतगणना की मांग करने के बाद वहाँ जितने लोग उपस्थित थे थोड़ा आक्रोशित हो गए और उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। उनके आंदोलन करने पर प्रशासन को धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और तमाम लोग उसमें पीटे गए। फिर जिस गांव का वो लड़का रहने वाला था, गोधौरा का, वहाँ की जनता ने सड़क पर आकर के यह कहना शुरू किया कि आखिरकार इस तरीके से बुरी तरह से पिटाई क्यों की गई और हमारी मतगणना में बेईमानी की गई। अगर बेईमानी नहीं है तो रिकाउंटिंग हो जाए। फिर लोग इसको लेकर के सड़क पर चले आए। जाहिर सी बात थी कि आक्रोश है तो सड़क पर लोग आ जाएंगे। तो जब सड़क पर आ गए तो दोबारा पुलिस ने जा कर के वहाँ पूरे गाँव को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, लोगों के छान छप्पर तोड़ दिए गए
लोगों के जानवर उठा लिए गए, घर में घुस करके महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई और जितना बन सका पुलिस ने उतना अत्याचार पुलिस ने किया। उनके खाने पीने के जो बर्तन थे उसको तोड़ डाला, उनके चूल्हे चौकी जो थे उसको तोड़ डाला, उनके राशन जो रखे गए थे आटा चावल दाल उसमें मिट्टी का तेल मिला दिया। इतनी बुरी तरीके से जैसे लगता था कि बिल्कुल अंग्रेजियत का ज़माना है, ऐसा अत्याचार जहानागंज की पुलिस ने किया। फिर इसके बाद थोड़ा सा बीच में मैं रुकना चाहूँगा। और जैसे आपने कहा पुलिसिया उत्पीड़न या अत्याचार की आपने बात करी, तो थोड़ा आक्रोश में क्या पुलिस के ऊपर हमला कर देना सही है, रोड जाम कर देना सही है, दुकानें जो आसपास के उसको जला देना सही है? आप इसे क्या मानते हैं, क्या इसका अधिकार है किसी को? हमारा कहना ये है कि अगर पुलिस या किसी सरकार की किसी कार्रवाई से जनता में आक्रोश होता है तो जनता सड़क पे आती है और जाम भी लगते हैं। या ऐसा नहीं है कि ये जाम परमानेंट होता है या ये लोग किसी का नुकसान कर रहे थे। अगर ये बसें तोड़ते, गाड़ियाँ तोड़ते या हमला करते, हल्ला बोलते तो कहा जाता कि पुलिस की कार्रवाई ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का आरोप था वहाँ पे आसपास की गुमटियों पुलिस का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। गुमटियों में आग पुलिस के लोगों ने लगाया है, मारपीट पुलिस के लोगों ने किया है, लाठियां पुलिस के लोगों ने चलाई है। और जनता के जब आंदोलन होते हैं तो अधिकारियों को धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। लोकतंत्र में आखिरकार अपनी आवाज़ उठाने का दूसरा कौन सा तरीका है? यही तो सब तरीके हैं लोकतंत्र में, जो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत ज़माने से हो रहा है, आज़ादी के पहले से हो रहा है। तो इस पर आखिरकार पुलिस को इतना आक्रोशित होने की क्या ज़रूरत है कि छान छप्पर तोड़ डाले, उनकी मुर्गियाँ उठा लाए, उनकी बकरियाँ उठा लाए, उनके कपड़े फाड़ दे। और इतना ही नहीं, जिन 38 लोगों की पुलिस ने चालान किया उसमें 13 महिलाएं थीं। उन 13 महिलाओं में 5 ऐसी लड़कियां हैं आने वाले दिनों में जिनका भविष्य असुरक्षित हो गया है इस कार्रवाई की वजह से। वह नौकरी पाने के योग्य हैं, गरीबों की लड़कियां हैं। क्या वो लड़कियां भी शामिल थी उस प्रदर्शन में? नहीं, लड़कियां कतई नहीं शामिल थी, इसलिए कि पुलिस ने घरों से उन लोगों को पकड़ करके जेल में भेजा है। पुलिस सब उस जगह से, आंदोलन की जगह से नहीं, बल्कि घरों में घुस करके महिलाओं को पकड़ करके भेजा है। आखिरकार महिलाओं की गलती क्या है? तो पुलिस का इस तरह से अत्याचार करना उचित नहीं है। इसको लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वो दौरा गांव में भी गया था। फिर हम लोग कप्तान से भी मिले थे और हमने कहा था कि कम से कम आप दोबारा मतगणना करा दीजिए। मतगणना नहीं हुई तो आखिरकार जितने लोगों को आपने जेल में भेजा है उनकी जमानत की कार्रवाई हो रही है, लेकिन रात में पुलिस का गांव में जाकर के दहशत पैदा करना, लोगों को गालियां देना, लोगों के दरवाजे पीट देना, ये अच्छा नहीं है। अभी 1 तारीख को पुलिस के लोग फिर गए थे, पुलिस ने लोगों को दौड़ाया, टार्च जब जलाया, हालत वहाँ की ये हो गई है कि रात भर आदमी जागता रहता है और पुलिस की जैसे ही बूट की आवाज़ सुनाई देती है या उसकी लाइट दिखाई देती है, वैसे ही गांव के जो मर्द लोग हैं वो घर छोड़ करके मैदान में चले जाते हैं। चाहे पानी बरसता हो या कुछ भी हो, अंधेरी रात हो, गांव के लोग गांव से बाहर चले जाते हैं। इस तरह के उनके उत्पीड़न से, इतना उनके अत्याचार से वहाँ के लोग इतना भयभीत हैं कि कितने लोग तो गांव छोड़ करके बाहर निकल गए। हम आज गए थे, हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी थे, हमारे पार्टी के कई दलित नेता भी थे। जैसे वहाँ से बल्ले राम जी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी से, जहानागंज से, जिनकी पुत्रवधू लड़ी थी, वो थे। 2 जिला पंचायत के सदस्य राधेश्याम भारती और संजय राम जी थे। हम लोगों ने वहाँ जा कर के लोगों से मिल करके उनकी हालचाल जाना है और यह निर्णय किया है, उनको आश्वासन दे के आए हैं कि कल हम लोग कप्तान महोदय से मिल करके गुधौरा के गांव के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस अपनी इस तरह की कार्रवाई बंद नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। क्या करेंगे? हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम प्रशासन को मजबूर करेंगे कि दलितों के साथ अत्याचार बंद होना चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है पुलिस के लोगों ने? 12 बजे रात में किसी घर में घुस जाना, 2 बजे रात में किसी के घर घुस जाना, ये पुलिस का काम तो नहीं है। तो पुलिस आखिर क्यों ऐसा कर रही है? जब लोगों ने जमानत करा रखी है, लोग मुकदमा हो गया है, तो पुलिस को तमाम ऐसे काम है जो करना चाहिए। पुलिस चोर तो पकड़ नहीं पा रही है, अत्याचार बंद नहीं कर पा रही है, सारे कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है, तो आखिरकार दलितों के घर पे इतना छापा क्यों पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि दलित बिरादरी के लोगों को प्रताड़ित किया जाए और यह सरकार बनने के बाद से विशेष रूप से पिछड़ी जात के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को और दलित बिरादरी के लोगों को टारगेट करके पुलिस तंग कर रही है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए वो आजमगढ़ की पुलिस काम कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। चलिए, 2022 को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? 10 विधानसभा आजमगढ़ जिले में है, आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं,
क्या लगता है इस बार क्या प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता है। हम लोग ज़मीनी सर्वे कर रहे हैं, कुछ जगहों पे जा रहे हैं, लोग अब की बार घर घर योगी की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे आएंगे अखिलेश? देखिए, आप जो सर्वे कर रहे हैं, हम आपके सर्वे के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, रातों दिन गांव में ही रहते हैं और जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। अभी 5 तारीख को आपने देखा, हमारा साइकिल यात्रा का प्रोग्राम था। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल यात्रा की, साइकिल चलाई और उनके पीछे कईयों हज़ार नौजवानों ने साइकिल चलाई। आपने आजमगढ़ में भी देखा, 10 विधानसभा के अंदर, मैं जहाँ तक अपनी विधानसभा की बात करूँ, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर नौजवान साइकिल लेकर के आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए वसीम भाई, कम से कम आजमगढ़ जनपद के अंदर 50,000 लोगों ने साइकिल चलाई होगी और इतना उत्साह कभी हमने नहीं देखा था। अखिलेश कहते हैं तभी समाजवादी वाले बाहर निकलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ना खुद अखिलेश निकलते हैं, ना वैसे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। जब अखिलेश जी निकलेंगे तभी निकलेंगे, विपक्ष गायब रहता है। लोग जनता कह रहे विपक्ष कहीं है ही नहीं, मजबूरी में फिर भाजपा को चुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के लिए बखूबी तैयारी कर ली है, उनकी सारी योजनाएं बन गई हैं और वह जब निकलेंगे तो फिर सरकार बनाने के बाद ही वापस जाएंगे। जी, हमारा रथ चलेगा और 2022 में समाजवादी सरकार की स्थापना के बाद ही हमारा रथ रुकेगा। और मैं कह रहा था कि आपने देखा होगा, पूरे आजमगढ़ जिले के अंदर ही नहीं बल्कि प्रदेश से जो हम लोग खबरें देख रहे थे, चारों तरफ साइकिल चलाने वालों का इतना हुजूम था, इतनी बड़ी संख्या में लोग लेके निकले थे। और गांव में यकीन मानिए हमारा कि लोग जल्दी से चाह रहे हैं कब 2022 आ जाए और हम साइकिल वाली बटन दबा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दें। जो साइकिल वाला हुजूम था वोट में बदल जाएगा? वो हुजूम हमारा समाजवादी पार्टी का वर्कर था, समाजवादी पार्टी के मानने वाले थे, समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लोग थे। कहीं से ऐसा हमारे अक्सर कहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी भी 300-200 दे के भीड़ जुटाने के लिए लोगों को बुला लेती है, तो आपने 300-200 दे के साइकिल चलाने वालों को? हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम बांट करके किसी को बुलावें। ना हमारे पास 2-5 किलो वाला राशन का थैला है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास पुलिस तंत्र है, ना हमारे पास कोई SDM अधिकारी हैं कि जिन लोगों को कर करके और हम जबरिया लोगों को इकट्ठा करें और साइकिल चलवा दें। हमारे लिए जो लोग साइकिल चला रहे थे वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में आस्था रखने वाले थे और इस सरकार के विरोधी लोग थे, सरकार बदलने वाले लोग थे। आपने कहा 22 में सरकार आएगी हमारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि विकास इतना हुआ है कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो उनके दल में भी मतभेद है। बहरहाल, ऐसे कौन सी आप विफलता मानते हैं? दो कारण बताइएगा जो योगी सरकार की विफलता हो, जिसको आप लोग मुद्दा बना करके चुनाव जीते। सबसे पहले तो योगी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर मामले को हिंदू मुस्लिम कार्ड बनाया है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता में सौहार्द कायम करे, शांति बनाए। इस पर यह सरकार फेल रही है। अंदर अंदर समाज का एक बड़ा वर्ग लगातार दुखी रहता है कि कब हमारा लड़का जेल चला जाएगा, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा, इसका लगातार उसे भय बना रहता है। आजम खान साहब जैसे बड़े नेता को फर्जी मुकदमे में जेल में डाल करके इस तरह से सताया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो हम समझते हैं कि इस घटना से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी जाति बिरादरी या धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो दुखी हैं और इस सरकारिया जुल्म के खिलाफ 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी विकास का काम इस प्रदेश में नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ योगी जी ने जो समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाएं थी उसका नाम बदल करके फीता काटने का काम किया है। और झूठ बोलने में यह सरकार इतना माहिर है कि लगातार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके झूठ बोला जाता है, कहीं कोई काम नहीं होता है, कानून व्यवस्था फेल है। जिनकी आप कह रहे थे कि तमाम लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल रखा है या काउंटर किए गए, हमारा ये कहना है कि आखिरकार अपराधियों के खिलाफ अपराध की कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के पीछे तमाम ऐसे लोगों को सरकार ठीक करने में लगी है जिससे सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम का मामला बनता हो या दलित का मामला बनता हो, तो सरकार इस तरह का काम कर रही है एक जाति विशेष के लोगों को खुश करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा समाज लामबंद हो रहा है और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। तो देखा आपने, हमने बात किया और विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता, कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके, मुबारकपुर के नेता, आजमगढ़ के नेता अखिलेश यादव से। इनका नाम भी वही नाम है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। और कभी कभी स्थितियां कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम किस अखिलेश के बारे में बात करें, आजमगढ़ वाले और या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें। कभी कभी आपने बताया था जब बात आता है तो नाम राशि कहते हैं आप। जी,
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी आते हैं आजागुण में तो हमें नाम राशि का करके ही पुकारते हैं और नाम नहीं लेते हैं, और जब नाम राशि कहते हैं तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होती है, होना भी चाहिए। जब नेता इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करता हो तो खुशी की बात तो होती है, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव जी से। इन्होंने दम बांधा है कि इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जो सारे पुलिसिया उत्पीड़न और दलित विरोधी कार्यों की आप बात करें, आपकी सरकार गारंटी रुक जाएगा। जी जी बिल्कुल, वादा भी कर रहे हैं कि रुक जाएगा। बहरहाल अब देखिए, जनता इसका फैसला करेगी कि 2022 में उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथों में। फिलहाल आप देखते रहिए अग्नि परीक्षा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।